हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस डी एक्सटेंशन के बारे में। डी एक्सटेंशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इस विधि का प्रयोग करके, डी एक्सटेंशन विधि का प्रयोग करके, अभी हाल ही में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने जो विलुप्त हो गई जो प्रजाति थी वुल्फ की, जो वहाँ की भेड़ियों की, जो कि एक समय कुत्तों की प्रजाति जो है होती थी पूरा पाषाण काल के समय, वह अब चूंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के समय का कोई जो जीवाश्म है वह इस समय तक तो जीवित होगा नहीं, पहली बात। और उसके बाद से उसकी प्रजाति को जीवित करना, ठीक है। तो एक तरह से जो जीन अनुवांशिकी होती है, उस जीन अनुवांशिकी का प्रयोग करके ऐसा किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वह एक ऐसा विधि, जैसे एक सिंपल वे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये होता है कि जैसे जो विलुप्त हुई जो कोई प्रजाति है, या ऐसी कोई प्रजाति अभी फिलहाल की बात किया जाए, उसका डीएनए इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र किस में होता है, डीएनए में होता है, आपको पता भी है। तो डीएनए को एकत्र करके और उसके जो स्पर्म्स उसको एकत्र करके एक जगह जो है उतना टेम्परेचर पर रखना, और उसके बाद से फर्टिलाइजेशन करा के फिर नए जीव की उत्पत्ति करना, यही क्या कहलाता है, आपका डी एक्सटिंक्शन कहलाता है। मतलब डी एक्सटिंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो जीव पहले विलुप्त हो चुका है, उस विलुप्त हुए जीव को फिर से जिंदा करना। तो एक इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो एक सबसे अच्छा प्रयोग है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में जो जीव विलुप्त हो सकते हैं या विलुप्त होने के कगार में या विलुप्त हैं, उनको, उनकी प्रजातियों को, उनके स्पीसीज को जो है बढ़ाया जा सकता है, उनकी संख्या को बढ़ाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इस टॉपिक में क्या क्या है। तो यूएसए के वैज्ञानिक जो है वो इसमें सफलता प्राप्त की, अभी विलुप्त जो भेड़िए थे उनको जिंदा किया है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो अमेरिका की स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है बायोसाइंस कंपनी। यह बायोसाइंस कंपनी जो है क्या की है, कोलोसस बायोसाइंसेस। इस कोलोसस बायोसाइंसेस ने क्या किया है, हाल ही में 3 अनुवांशिक रूप से संशोधित ग्रे वुल्फ पिल्लों के जन्म की घोषणा करके सुर्खियां बटोरी है। तो यह ग्रे वुल्फ पिल्लो क्या है, एक एक्सटिंक्शन हुए जो स्पीसीज है उसी का जो है प्रजाति है, जो एक्सटिंक्शन हो गया था जिसका, ठीक है, अमेरिका में, उसको फिर से जीवित करके उसके प्रजाति को जीवित करने की जो प्रोसेस है वही को कहा जाता है, डी एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी नोट्सबुक आईएएस पे आपके लिए ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो देने वाले हैं स्टूडेंट हैं, 2025 के जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए फ्री टेस्ट जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। और यह फ्री टेस्ट आपका 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसमें जो आप लोग, अगर जो भी स्टूडेंट भागीदारी लेना चाहते हैं, वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और रजिस्टर करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट एडमिट कार्ड प्राप्त कर लेंगे उनको ही टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो 3 टेस्ट इसमें फ्री में है, 12 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसमें ऑल इंडिया रैंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। जो फर्स्ट रैंकर, सेकेंड रैंकर एंड थर्ड रैंकर होंगे उनको रिवार्डेड भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप रजिस्टर कर लेंगे, क्योंकि 12 तारीख से जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 से पहले आप यह चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डी एक्सटिंक्शन होता क्या है। तो जो विलुप्त हो गई प्रजाति होती हैं उनको पुनः जीवित करने की जो प्रोसेस होती है, और वो कौन सा प्रोसेस होगा, मैंने बताया है पहले कि वह अनुवांशिकी जो है विधि होती है। अब ये जो अनुवांशिकी विधि है क्या, ये हम लोग पढ़े थे उसमें, ठीक है, जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुवांशिकी रूप से, ठीक है, जो कोई, जैसे कोई विलुप्त हो गया स्पीसीज है, उस स्पीसीज को पुनः जीवित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वही क्या कहलाती है, डी एक्सटिंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। डी एक्सटिंक्शन शब्द से अगर आपसे पूछे तो इसमें 4 ऑप्शन दे सकता है अलग अलग आपको घुमाने के लिए। मुख्य रूप से क्या हो गया कि जो स्पीसीज विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पे है, उनके डीएनए को रखकर और फिर पुनः उनके स्पीसीज को बढ़ाने की जो प्रोसेस कहलाती है, जो अनुवांशिकी रूप से की जाती है जीन संपादन के द्वारा या क्लोनिंग तकनीकों के माध्यम के द्वारा, उसी को डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग
देखेंगे थोड़ा सा, चूंकि इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हम मैंने अपने तरफ से इसमें ऐड ऑन किया है, इसलिए कि यूएसए इसमें नज़र में था, तो यूएसए अगर न्यूज़ में था तो यूएसए से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है। जैसे पहला तो कैलिफोर्निया पूछ सकता है, ठीक है। अब कैलिफोर्निया इस वर्ष पूरा न्यूज़ में बना हुआ था, तो किधर पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है या अटलांटिक ओशन में, आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा पैसिफिक जो ओशन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये इसलिए बना हुआ था, जब से ट्रम्प जी आए हैं प्रेसिडेंट बन के तब से बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये मैक्सिको की खाड़ी को, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको यूएसए की खाड़ी कह रहे हैं, या फिर कनाडा को खरीदने की, या ग्रीनलैंड को इवन खरीदने की, ठीक है। तो इसलिए अब कुछ यहाँ पे जानकारी है जिसको आप याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछता है हडसन की जो खाड़ी है या हडसन जो बे है वो कहाँ पे पड़ता है, तो वो कनाडा में पड़ता है, ठीक है। फिर आपसे पूछे अगर बैफिन बे कहाँ पे पड़ता है, तो आप याद रखिएगा ग्रीनलैंड और आपके कनाडा का बीच में पड़ता है, ठीक है। और जैसे आपको पता भी है कि जो यूएसए है, यूएसए में टोटल कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट में एक ऐसा स्टेट है जो रसिया से सीमा साझा करता है, जिसका नाम है अलास्का। और ये अलास्का कनाडा से, चूंकि कनाडा के बाहर है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो मैक्सिको से सीमा सा जो है साझा करता है। फिर मैक्सिको के नीचे अगर आप आएंगे तो उसके बाद से कैरेबियन सी के पास आप देखेंगे पनामा सी है, पनामा नहर एक बनाया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पे व्यापार होता है आसानी से यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे, अटलांटिक जो ओशन है उसके माध्यम से। और यहाँ पे जो आप पनामा सी देख पा रहे हैं, यहाँ पे है एक सेंटास थियोड्रास, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पे पाया जा रहा है कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, ठीक। तो इसको याद रखेंगे साथ साथ। तो पैसिफिक ओशन अगर आपसे पूछे या पूछे कि गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे है, ठीक है, तो कनाडा के जो पूर्वी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। फिर ब्योफोर्ट सी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे पड़ता है, तो कनाडा का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे पड़ता है। और किस ओशन में पड़ता है, तो आर्कटिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। बैफिन में मैंने बताया ही कहाँ पे पड़ता है। फिर डेविस जल संधि अगर पूछा जाए आपसे कि डेविस जल संधि कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि यह ग्रीनलैंड और कनाडा का जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे पड़ता है, तो ये कनाडा में पड़ता है। और किस भाग में पड़ता है, पूर्वी या पश्चिमी भाग में, तो पूर्वी भाग में पड़ता है, अटलांटिक ओशन की तरफ। अब एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, और यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा भी है। तो यह पर्वत जो श्रृंखला है ये इसका नाम क्या है, तो ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है उसका नाम है रॉकी पर्वत, ठीक है। तो रॉकी जो माउंटेन्स जो एरिया है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है यहाँ पे यहाँ से निकलती है, जैसे मिसिसिपी नदी वगैरह सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ठीक। आगे चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे जो सारी चीज़ें, द डायर वुल्फ के बारे में। द डायर वुल्फ है क्या, जिसको अभी स्पीसीज को जिंदा किया गया है यूएसए में, जो भयानक भेड़िया था और एक बड़ा प्रागैतिहासिक कुत्ता हुआ करता था, उसी के स्पीसीज को वहाँ पे रख के और तब जाके पुनः मैंने बताया कि किस तरह से उसको जीवित किया गया, ठीक है। वही प्रोसेस के द्वारा इसको जीवित किया गया है, और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमता था, ठीक। लगभग 13,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुका था, ठीक है। अब उसको पुनः जीवित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये जो भयानक भेड़िया है जिसका नाम है द डायर वुल्फ, वो क्या था, प्रागैतिहासिक काल में एक डॉग था, ठीक। और कहाँ कहाँ के एरिया में पाया जाता था, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे पाया जाता था। जो आधुनिक जो भेड़िया वहाँ पे वुल्फ देखने को मिलते हैं वो कैनिस लियोपस से मिलते जुलते थे। और भयानक भेड़िए बड़े होते हैं और उनके बाल कैसे होते, सफ़ेद मोटे होते हैं। बाइसन्स और घोड़े, यहाँ तक कि विशालकाय जानवरों जैसे बड़े शिकार के शिकार भी करने में सक्षम होते थे, ठीक है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो एक्सटिंक्ट थे, विलुप्त थे, ठीक। लेकिन उनको अभी अनुवांशिकी रूप से क्या किया गया है, स्पीसीज को, उनके नए स्पीसीजों को जीवित किया गया है, खोजा गया है, ठीक। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, किस तरह से किया गया, तो पहला चीज़ है इसमें डीएनए निष्कर्षण के द्वारा, ठीक है। फिर जीनोम पुनर्निर्माण किया गया, और जीनोम पुनर्निर्माण कैसे हुआ, तो देखते हैं हम लोग। भयानक भेड़िए के पूरे जीनोम को फिर से बनाने के लिए क्या किया गया है, तो डीएनए को अनुक्रमित किया गया। फिर उसके बाद से कायोट, सियार, ढोल और विशेष रूप से ग्रे भेड़िया जैसे निकट संबंधी जो कैंटस जीनोम है उनसे इनका क्या किया गया है, यहाँ फर्टिलाइजेशन कराया गया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद डीएनए का 99.5% जो है एरिया वो भयानक भेड़िए के साथ साझा पाया गया। तो 100% तो इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है, लेकिन उसके करीब जो है वह स्पीसीज पाई जाती है इस तरह से। तो एक तरह से आप देख सकते हैं अनुवांशिकी का प्रयोग करके स्पीसीज को पुनर्जीवित किया जा रहा है। फिर जीन संपादन क्या होता है, तो जीन संपादन उपकरण का उपयोग करके वैज्ञानिक ग्रे वुल्फ जीनोम में 14 जीनों में 20 अनोखे परिवर्तन किए थे इसमें, जिसका उद्देश्य क्या था,
इसमें बालों की जो पाए गए हैं वुल्फ, उनके जो बालों की लंबाई है उसमें वृद्धि हो, या विशिष्ट जो कोड पैटर्न उसमें डाला गया था, जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था क्रिस्पर K9, ठीक है। तो इस तरह से कोड डाला गया था, फिर शरीर का आकार के लिए, फिर मांसपेशियों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, ताकि यह ठीक हूबहू वैसे ही देखे जिस तरह से वह स्पीसीज थी, ठीक। अब सरोगेसी और जन्म क्या है, तो अनुवांशिक रूप से संशोधित जो भ्रूण होते हैं उसको सरोगेट जो डॉग्स होते हैं उनके जो फीमेल्स होते हैं उसके में प्रत्यारोपित किया जाता है। उसके बाद से यह रिजल्ट होता है, जिसमें यह जो नया रिजल्ट देखने को आपको मिला हुआ है, यह जाके यह नए जो एक प्रकार का डॉग्स था जो प्रागैतिहासिक काल में था वुल्फ के रूप में, उसका जन्म आप देख रहे हैं कि हुआ है। तो ये स्पीसीज का प्रयोग करके कैसे किया जा रहा है, तो यह अनुवांशिकी का एक प्रयोग किया गया है। अनुवांशिकी का कैसे प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे डीएनए के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद से उसको बाहर कहीं कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है। निषेचित करने के बाद फिर उसको मादा जो होती है उसमें डाला जाता है, फिर उसके बाद से वह प्रोडक्ट रूप में निकलता है स्पीसीज, ठीक। तो ये प्रोसेस के द्वारा इनका मुख्य रूप से निर्माण किया गया है। तो ये न्यूज में बना हुआ था। आपको क्या याद रखना है कि यह प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के द्वारा स्पीसीज जो विलुप्त हुए स्पीसीज है वो जीवित हो सकते हैं। दूसरा याद रखना है कहाँ पे सबसे पहले खोजा गया है। तीसरा पॉइंट, जहाँ पे खोजा गया है उससे संबंधित लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो मुख्य 3 जो पॉइंट थे वो याद रखना है कम से कम, बाकी सारी चीज़ें तो याद नहीं रखेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन 3 पॉइंट जो है इसमें कम से कम याद रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।